हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है और आज हम एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जो कि मेंस के सिलेबस में आपके पेपर 2 का पार्ट बी है, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, जिसमें से मैं आपका अर्थशास्त्र वाला पोर्शन लूँगा। तो पार्ट बी का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 5 यूनिट हैं पार्ट बी में, जो 5 यूनिट हैं उसमें से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सबसे मैक्सिमम कवर किया है यूनिट 1 और यूनिट 2 ने। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में ज़्यादा है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत पोर्शन जो इकोनॉमिक्स का है वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस है वो रहेगा आपकी इकाई 1 और इकाई 2 पर, यूनिट 1 और यूनिट 2 पर। ठीक है, आप लोग 2020 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देख चुके हैं कि प्री ने MPPSC ने किस तरीके से चेंजेस उसमें किए हैं। अब PSC फैक्चुअल से एनालिटिकल की तरफ मूव कर गया है, मतलब अब ज़्यादा आपको फैक्चुअल चीज़ें देखने को एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगी। अब आपको इस तरीके की चीज़ें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, या मैं कहूँ समालोचनात्मक परीक्षण करें, इस टाइप की चीज़ें आपको मेंस में देखने को मिल सकती हैं। तो हम कोशिश करेंगे पूरी सीरीज़ में कि इस तरीके के क्वेश्चन हमको जहाँ जहाँ पर भी मिलें उन क्वेश्चनों को मैं आपको वहीं पर बताता हुआ साथ में चलूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है। भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। तो ध्यान दें, इस पूरे स्टेटमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कृषि, उद्योग और सेवा नहीं है, क्योंकि ये तो है थ्योरेटिकल चीज़। और जहाँ तक मुझको लगता है इस पेपर को देखकर, प्री 2020 का पेपर देखकर, इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं वो होगी मुद्दे एवं पहल से। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल चीज़ें जो हैं वो उठकर ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी कृषि की, उद्योग की और सेवा की, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे फोकस ज़्यादा हमको करना रहेगा वो रहेंगे मुद्दे एवं पहल, यानी प्रॉब्लम्स एवं इनिशिएटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसरो क्या कर रहा है, काफ़ी हमारे अर्थ सैटेलाइट्स से इमेजेस कैप्चर कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में खनिज उपलब्ध हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कृषि करने योग्य है। यहाँ तक कि सैटेलाइट के थ्रू अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जा सकती है, कौन सी मृदा एसिडिक है, अम्लीय है, कौन सी बेसिक है, क्षारीय है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हम पहल में पढ़ेंगे और किस प्रकार के मुद्दे कृषि और उद्योग से रिलेटेड हैं वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना, ये वाला टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी चल रहा है कोविड-19 का दौर और आप समाचारों में, न्यूज़ में ज़्यादातर सुन रहे होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। ये अर्थव्यवस्था डगमगाने का क्या मतलब है, इस चीज़ का आंसर हमको इस टॉपिक से मिलेगा। राष्ट्रीय आय की गणना, किस प्रकार से हम भारत में आय की गणना को करते हैं, क्या क्या उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस राष्ट्रीय आय की गणना में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, इसमें जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 पूर्णतः भारत के संदर्भ में है। हर चीज़ इसमें भारत के संदर्भ को लेकर हम बात करेंगे। विश्व के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो भारत की ओर रहेगा। मध्य प्रदेश की ओर भी हम फर्स्ट यूनिट में फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस मध्य प्रदेश की तरफ यूनिट 2 में रहेगा, क्योंकि यूनिट 2 जो है वो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में
अर्थव्यवस्था। तो जब हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे तब हमारा मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर, लेकिन जब हम यूनिट 1 से रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे तब हमारा मेन फोकस रहेगा भारत। जैसे कि आप देखें, इसमें लिखा हुआ है भारत में कृषि उद्योग, और सेकंड यूनिट में अगर आप देखेंगे तो सेकंड यूनिट में भी आपको कृषि मिलेगी, लेकिन इसका मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो हम मध्य प्रदेश में किस प्रकार से कृषि और क्या मुद्दे हैं और क्या क्या सरकार मध्य प्रदेश में पहल कर रही है उसके बारे में हम सेकंड यूनिट में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट यूनिट में हमारा फोकस रहेगा भारत। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य। इस वक्त ये वाला मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? सेम रीजन, कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने का काम एक्चुअली में भारत में करता कौन है? उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। किस प्रकार से सरकार क्या पहल कर रही है, क्या रिजर्व बैंक काम कर रहा है, ये हमको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही है मेन जो महंगाई और अर्थव्यवस्था को इस समय कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। किस प्रकार से उसने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सारी चीज़ों को बढ़ाया है, घटाया है, इस सब के बारे में हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। कर प्रणाली में बहुत सारी कर प्रणाली भारत में उपयोग होती आ रही हैं। कई वैट का भी आपने सुना होगा नाम, लेकिन इस वक्त जो हम मेन फोकस रखेंगे इस कर प्रणाली में वो रहेगी हमारी अप्रत्यक्ष कर, जिसमें हम मेनली देखेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कितने प्रकार से लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको सरल से सरल तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जीएसटी। ठीक, नेक्स्ट है लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन। देखें, ध्यान दें, इसके एक एक शब्द पे ध्यान दें। अगर आप इसके एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ शब्द मिलेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को समाजशास्त्र से उसने कंबाइन कर दिया है। देखिए, टॉपिक का जो पेपर का नाम है वो भी क्या है? अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र। तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई चीज़ है। तो समाज के जो मुद्दे हैं, समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में लिया गया है। तो इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि किस प्रकार गरीबी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब देखें, ये हमने करी भारत की बात। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसका मेन फोकस रहेगा भारत पे, लेकिन विश्व के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो देखें, अगला टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है कि विश्व के बारे में हमको क्या क्या बातें करनी है। विश्व के बारे में हमको बात करनी है कि किस प्रकार से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने पैर जमा रहा है, किस प्रकार से भुगतान संतुलन, किस प्रकार से विदेशी पूंजियों की भूमिका हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में लगी हुई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात से क्या मतलब है, इसकी नीतियां पढ़ेंगे हम, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाला टॉपिक है वो आरबीआई से भी मैं आपको रिलेट करके यहाँ बताऊंगा, क्योंकि मेनली जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको कंट्रोल और नियंत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये हम विश्व से संबंधित इकोनॉमिक्स यहाँ पर देखेंगे कि भारत और विश्व का परस्पर क्या संबंध है। नेक्स्ट आप देखेंगे कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक संस्था है। अब आप आगे के सारे टॉपिक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने संस्थाओं की बात करी है, मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितनी संस्थाएं हैं हमें उनके बारे में भी देखना है। जो अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं विश्व की, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे IMF है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, आसियान है, सार्क है, नाफ्टा है, ओपेक है, ये पेट्रोल से संबंधित है। इन सब के बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। तो आप ओवरऑल देखें तो मैं इस पूरी यूनिट को नाम दे सकता हूं इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। अगर आप ध्यान दें इस पूरी यूनिट के सिलेबस पे, तो इस पे हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इंडिया और वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स पर। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें जब मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ट्रांसफर कर दूंगा तो आप देखेंगे कि आप यूनिट 2 पर आ जाएंगे। यूनिट 2 में देखिए वही एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें हैं। पूरी एग्रीकल्चर के क्या मुद्दे हैं, क्या पशुपालन के मुद्दे हैं, क्या मछली पालन के मुद्दे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो वो हम यूनिट 2 में आ जाएंगे। ओके, जैसे कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसमें हम और क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र का योगदान, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मुझे लगता है कि इससे एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं बहुत है। क्यों? क्योंकि आप देखें 3 मेन क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका आ जाता है कृषि, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें आ जाता है आपका उत्पादन, और जो सेवा टर्शरी क्षेत्र है उसमें आ जाता है आपका सेवा। क्लियर? तो किसी भी देश में जब हम विकास करते हैं तो कृषि क्षेत्र से हम आते हैं उत्पादन की क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र से हम पहुंचते हैं सेवा के क्षेत्र में। यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम कृषि करते थे, उसके बाद हमने धीरे धीरे कृषि से आकर उत्पादन में आना चालू किया, उत्पादन से आकर सेवा में चालू आना किया। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि यदि एक मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर कोई बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर ये शायद कुछ 25% के आसपास है, ये 17% के आसपास है, और सेवा का क्षेत्र जो है वो 35% के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 100% लोग पहले कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उसमें से ऐसा होना चाहिए था कि मान लीजिए 60% कहाँ आ गए? उत्पादन के क्षेत्र में, और 40% को कहाँ रहना चाहिए था? कृषि के क्षेत्र में रहना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है, कृषि के क्षेत्र से उत्पादन के क्षेत्र में लोगों का जाना ना होकर सीधे सेवा के क्षेत्र में जाना चालू हो गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, पहले मान लीजिए कोई लोग यदि फार्मिंग कृषि कर रहे थे, गेहूं की खेती करते थे, चावल की खेती कर रहे थे, उनके घर में से किसी ने जाकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है। अगर किसी ने वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर ली तो आपको क्या लगता है कितने चांस हैं उसके कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या उत्पादन करने वाली कंपनी में, जैसे मान लीजिए कोई इंसुलेटर बनाता है या कुछ कंपनी कुछ बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग किस कंपनी में काम कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में, जो कि ज़्यादातर बाहर के क्लाइंट को हैंडल करती है, या हम कहें कि सिर्फ टेलीकॉलिंग जो होती है, फ़ोन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन पर काम करती है, सेवाएं प्रदान करती है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही, वो आपको अपनी सेवाएं दे रही है। तो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोगों का जाना हो रहा है उत्पादन क्षेत्र की अपेक्षा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसको हम अच्छे से देखेंगे भी, और मध्य प्रदेश में इसका किस तरीके से बढ़ना हो रहा है, किस तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या पहल इसमें की गई है सरकार के द्वारा, वो सब हम इसमें
देखेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन। मध्य प्रदेश में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, क्या क्या उसका आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सब हम देखेंगे। जैसे संसाधन में मैं अभी आपको बताऊं, एक मुद्दा चल रहा है बक्सवाहा जंगल का, जिसमें हमें खनिज प्राप्त हुए हैं और मुद्दा चल रहा है, वो काफ़ी अभी न्यूज़ में है। तो इस प्रकार से कहाँ कहाँ संसाधन है मध्य प्रदेश में, उन सब के बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जनांकिकी परिदृश्य, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इसका प्रभाव। देखिए, अभी मैंने आपको बताया संसाधन। संसाधन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खनिज हो गए, संसाधन में मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी एक अपने आप में संसाधन है। तो मनुष्य के होने से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो जब मनुष्य के होने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है तो हमें मनुष्य के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। वो किस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, किस क्षेत्र में कम हैं। जैसे पातालकोट है, पातालकोट में जा ही नहीं पाते, बहुत 3 किलोमीटर नीचे है वो क्षेत्र, वहाँ सूरज की रोशनी दोपहर के टाइम ही ढल जाती है। तो उस स्थिति में हम उस जगह पर किस तरीके से अपनी जो क्रियाएं हैं वो करेंगे। या जैसे मैं इंदौर की बात करूं, इंदौर में क्या है, इंदौर एक ज़्यादा घनत्व वाला इलाका है, भोपाल सबसे ज़्यादा घनत्व वाला इलाका है हालांकि, लेकिन सबसे बड़ा शहर इंदौर है, घनत्व वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस क्षेत्र में हम कैसे काम करेंगे, इन चीज़ों को हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, कैसे समृद्धि होगी, प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ क्या हैं। देखिए, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो हर जगह आपको मुद्दे, चुनौतियाँ, पहल, इसके बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इस सीरीज़ को देखते हुए अपने माइंड को पूरी तरीके से एनालिटिकल रखें। हर चीज़ को बहुत बारीकी से आपको परीक्षण करना है, क्योंकि आप जितना बारीकी से परीक्षण करेंगे उतना ही बढ़िया आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए वापस मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। पार्ट बी में 2 चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, जिसमें से हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा है इकाई 1 और इकाई 2 में। इकाई 1 में इंडिया और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में है, और इकाई 2 में, यूनिट 2 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। ठीक है, आई होप सिलेबस समझ में आ गया होगा आपके अच्छी तरीके से। और अगर आप अपने आप को पीएससी मेंस का स्टूडेंट कहते हैं, पीएससी मेंस आप लिखने वाले हैं, तो एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए कि आपको इस सिलेबस का एक एक शब्द पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको सिलेबस का एक एक शब्द पता होगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई इतना सा सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन उस वास्ट सिलेबस में से पीएससी के सिलेबस में कितना दिया है और हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको वो चीज़ पता होगी तब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उससे अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इकोनॉमी है क्या, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी 2 अलग अलग शब्द हैं और दोनों के मतलब भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स, ये 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में आएगा कि वो चीज़ है क्या। तो एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या थी, संपत्ति को बनाने की कला, कैसे आप पैसा बनाओगे। जनरली हम सबके माइंड में क्या चलता रहता है, जनरली मैं नहीं कह रहा कि सभी के में चलता है, लेकिन कुछ लोगों के में तो, बल्कि 90% लोगों के दिमाग में तो यही चलता है कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। तो क्या सिर्फ संपत्ति बनाने को हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं? शायद उस टाइम पे कह सकते होंगे जब एडम स्मिथ ने अपनी क्लासिकल थ्योरी दी थी, इकोनॉमिक्स की क्लासिकल थ्योरी दी थी अपनी बुक में, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस वेल्थ ऑफ नेशन बुक में अब उन्होंने अपनी क्लासिकल थ्योरी दी थी, और क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आप संपत्ति को बना सकते हैं, और इस संपत्ति बनाने की कला को उन्होंने इकोनॉमिक्स नाम दिया था। और यही वो पहले शख्स थे जिन्होंने साइंस की फील्ड से इकोनॉमिक्स को अलग किया था। देखिए, पहले इकोनॉमिक्स कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था,
साइंस का, ह्यूमन साइंस का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन ये एडम स्मिथ ऐसे आदमी थे जिन्होंने साइंस से इकोनॉमिक्स को अलग कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने इकोनॉमिक्स को अलग किया, धीरे 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 उसमें प्रगति हुई, और किस प्रकार से प्रगति हुई वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला था इकोनॉमिक्स को? संपत्ति को बनाने की कला। आप किस प्रकार से संपत्ति बना सकते हैं? तो एक इकोनॉमिक्स आया, फिर मार्शलों ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अकेले संपत्ति बनाते रहेंगे तो उसका यूज क्या है? आप संपत्ति बना के कर क्या लोगे? तो उन्होंने कहा, मार्शल ने, कि संपत्ति को बनाना तो है, लेकिन उससे देश को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, वेलफेयर में कैसे उसको यूज किया जा सकता है, इस चीज को उन्होंने इकोनॉमिक्स कहा। किसने? मार्शल ने। मार्शल ने क्या कहा? हाँ, संपत्ति बनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ संपत्ति बनाना जरूरी नहीं है। उस संपत्ति को बनाने के बाद, उस पैसे को अपने पास लाने के बाद, आप उसको देश की समृद्धि के लिए किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इस चीज को इकोनॉमिक्स कहा। किसने? मार्शल ने। क्लियर? लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है? उस 100 रुपए में से, ये 100 रुपए हैं आपके पास, ये 100 रुपए हैं आपके पास, आपको इस 100 रुपए में से, रक्षाबंधन है तो डेयरी मिल्क भी खरीदना है बहन के लिए, ठीक? इसमें से आपको खाना भी खाना है, इसमें से आपको घर भी जाना है, ठीक है? और मैं आपको बताता हूं कि डेयरी मिल्क 20 रुपए की आती है, ठीक है? आपका काम हो जाएगा क्या? बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है? आपको खाना खाना है, 50 रुपए का खाना आ जाएगा, ठीक है? आपने खाना भी खा लिया। उसके बाद आपको घर जाना है, बस से घर जाने का किराया है मान लीजिए 15 रुपए, ठीक है? अब आप इन तीनों को जोड़िए, कितना हुआ? 50, 60, 70, 80, 85, यानी आपके कुल खर्च होने वाले पैसे हैं 85 रुपए, लेकिन आपके पास कितने रुपए थे? 100 रुपए। तो क्या आपको पैसों की कमी पड़ने वाली है? नहीं। तो आपको किसी भी चीज में सोचने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो जब मुझे किसी चीज में सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मुझे किसी भी चीज में अगर सोचने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों इतनी सारी चीजें पढूं कि किस चीज को कैसे मैनेज करना है, उससे फिर क्या होगा, समृद्धि कैसे आएगी, क्यों नहीं आ रही? अरे समृद्धि तो हो, आप 100 रुपए हैं आपके पास, आपका पूरा काम हो रहा है। तो जब तक आपका पूरा काम है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास भरपूर पैसा है, भरपूर पैसा है और भरपूर संसाधन है, तो आपको किसी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप उठाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, संसाधन को खरीदेंगे और अपना काम कर लेंगे। लेकिन जरा इसी एग्जाम्पल में ये सोचिए कि आपके पास होते सिर्फ 50 रुपए और अब आपको ये तीनों काम करना है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा काम नहीं करूं, कौन सा काम कम करूं, किससे मुझे ज़्यादा फायदा है, किससे मुझे कम फायदा है। यानी अब आपके पास संसाधन कैसे हैं? उपलब्ध तो हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आपको उन संसाधनों को उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं है। और मान लीजिए आपको एक गांव में भेज दिया जहां पर डेयरी मिल्क भी उपलब्ध नहीं है, फिर आपके पास संसाधनों की भी कमी आ गई। अब फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं किस तरीके से पैसे का सही से सही यूटिलाइजेशन करूं। क्लियर है ये चीज? तो इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा क्यों जब मेरे पास संपत्ति है ही पहले से, या मेरे पास संपत्ति बन गई और उसको मैंने देश की समृद्धि के लिए खर्च भी कर दिया। तो इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ने की मुझे ज़रूरत कब पड़ेगी? जब मेरे पास पैसे की भी कमी होगी और संसाधनों की भी कमी होगी। इसलिए जो रॉबिन था उसने जो डेफिनेशन दी थी वो सबसे सटीक थी, और वो डेफिनेशन थी सीमित संसाधन होने पर मानव व्यवहार। जब आपके पास स्कैर्सिटी होगी रिसोर्सेस की, संसाधन आपके पास अगर सीमित होंगे, उस समय आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा, उस चीज को समझने के लिए, उस चीज के मैनेजमेंट के लिए आपको किस चीज की जरूरत लगेगी? इकोनॉमिक्स की। क्लियर है? देखिए जैसे यहां पर आपके पास 50 रुपए हैं, लेकिन अब आपको काम ये तीनों करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अब आपको सोचना पड़ेगा। पहले आपको सोचना नहीं पड़ी, क्यों? आपके पास सीमित संसाधन नहीं थे, असीमित संसाधन थे जिसमें सारे काम आसानी से हो सकते हैं। लेकिन ये 50 रुपए में अब आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेरा काम क्या है।
तो आपको भूखा नहीं रहना। भूखा नहीं रहना तो अब खाना जब 50 रुपये का आ रहा है तो ठीक है, आप आपकी बहन को कह सकते हो कि यार सॉरी यार पैसे नहीं हैं, आज मत बांध राखी, कल बांध देना, ठीक है। नहीं तो फ्री में भी बांध सकती है बहन तो राखी, कोई बात नहीं, ये वाला काम ना भी करें तो चल जाएगा। घर हम पैदल भी जा सकते हैं, बस का उपयोग करें चाहे ना करें, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते। तो ये हमको सोचना पड़ा। हमको क्या सोचना पड़ा कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको करूं किसको नहीं करूं, किसको करने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो ये 50 रुपए को मैंने कहां खर्च किया? खाने में। अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। कोई कह सकता है कि हाँ सर इसमें क्या है, मेरे को खाना नहीं खाना, मैं आज का व्रत रख लूंगा, लेकिन बहन को खुश करना जरूरी है। ये उसकी प्रायोरिटी है, ये उसने सोचा। क्लियर है? तो अपनी अपनी प्रायोरिटी यानी मानव का व्यवहार, अपने अपने अलग अलग मानवों का, अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती हैं, उसके हिसाब से उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। और ये किसने कहा था? रॉबिन ने। सीमित संसाधन होने पर क्या मानव व्यवहार होगा, वो इकोनॉमिक्स है। अब सर आप इतनी देर से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कर रहे हो और ऊपर आपने लिख रखा है इकोनॉमी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अलग अलग चीज़ होती है, और आपने तीनों में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोल दिया। तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही है, लेकिन अब इसको जब हम एक विस्तृत रूप में देखते हैं, किसी देश के ऊपर अप्लाई कर दें, कितनी प्रोडक्शन है उसकी पूरी, उस देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक मैं किसकी बात कर रहा था? एक आदमी की बात कर रहा था, किसी एक पर्सन की प्रायोरिटी की बात कर रहा था। अब उसी चीज़ को जब मैं एक देश के लिए देखने लगूंगा, तब मैं उसको क्या बोलने लगूंगा? अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल को देखिए, यहां मैंने पर्सन की बात करी थी, अब मैं आपसे सरकार की बात करूं। ठीक है, सरकार के पास मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अब इस 1 लाख करोड़ में वो 130 करोड़ भारतीयों का काम पूरा नहीं कर सकती। इतने संसाधन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कि वो 1 लाख करोड़ में पूरे 130 करोड़ भारतीयों की जो जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे। तो सरकार पार्लियामेंट में बैठकर बिल बनाएगी और सोचेगी, विचार करेगी, डिस्कशन करेगी कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, हमको प्रायोरिटी किसको देनी है। तो जिस चीज को उसको प्रायोरिटी देनी होगी उस चीज में वो ये पैसा खर्च करेगी। तो ये उस देश की इकोनॉमी डिसाइड करेगी। क्लियर है? इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। आई होप आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि क्या होती है इकोनॉमी, क्या होती है इकोनॉमिक्स। ठीक, जब हम पूरे देश की बात करेंगे तब इकोनॉमी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आर्थिक गतिविधि। ठीक है, देखें जरा ये क्या होती है। मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं। ठीक, उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक आया और उसने बोला कि मुझे चाय पीना है। ठीक, मैंने उसको बढ़िया चाय बना के दी, खुश हुआ वो। 10 रुपये चाय की कीमत थी और 5 रुपये उसने टिप भी दे दी। ठीक है, देखें तो क्या हुआ। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में ग्राहक आया, उसने मेरे से चाय मांगी। चाय की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये है उसका मैं उसको बिल दूंगा। तो जो मैंने उसको बिल दिया, तो ये सरकार को पता चल गया कि नहीं चला कि मैंने 10 रुपये लिए हैं किसी से। अब मैंने जब ये 10 रुपये किसी से लिए हैं तो उसके ऊपर मुझे टैक्स भी भरना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैंने किसी को सेवा दी, उस सेवा से मुझे आय हुई। ध्यान से सुनिए, मैंने किसी को सेवा प्रदान करी, उस सेवा प्रदान करने या उत्पादन हुआ जो भी, उससे मुझे एक आय हुई। अगर उत्पादन भी हो रहा है, आय भी हो रही है, ऐसी चीज को मैं बोलूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। ऐसी कोई भी चीज जिसमें उत्पादन और आय, यहां पर उत्पादन का मतलब अकेला मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहां पर गुड्स और सर्विसेज, ध्यान दें, वस्तुएं और सेवाएं, दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूं उत्पादन की। अकेले वस्तुओं के उत्पादन की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों के उत्पादन की बात कर रहा हूं। तो आर्थिक गतिविधि में किसको बोलूंगा? जब मैंने किसी चीज का उत्पादन किया, चाहे वो सेवा भी हो सकती है। जैसे आप बैंक की बात करें, बैंक में आप जाते हैं कस्टमर बन के, वहां पर आपको सामने मिलता है कि 3 नंबर पे जाइए और 4 नंबर पे जाइए।
ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है। हालांकि वो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन वो भी उसकी सेवा है, उसकी नज़रों में वो सेवा है, और उसको ऐसा करने का सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है। अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेटली पैसा मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है ना, यानी वो सेवा प्रदान कर रहा है और उसको उस चीज का पैसा मिल रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसी चीज को जरा इस तरीके से समझिए, ये चाय वाली बात, मैं किसी के घर मेहमान बन के गया, क्लियर, मेहमान बन के गया तो उसने मेरे को चाय पिलाई, हो सकता है ना भी पिलाए, लेकिन मान लीजिए पिलाई, ठीक है, उसने मेरे को चाय पिलाई। अब वो चाय पिलाने का क्या मुझसे पैसा मांगेगा? अगर मांग ले तो मैं तो दोबारा उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसने मेरे को चाय पिलाई और उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें उसने सेवा तो प्रदान करी, लेकिन उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, मतलब उसकी कोई आय नहीं हुई। तो अगर उत्पादन हो रहा है पर आय नहीं है, ऐसी चीज को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलूंगा। ऐसी चीज देश की प्रगति में कोई भी अपना योगदान नहीं दे रही। देखिए, ये जब उसने रेस्टोरेंट में चाय पिलाई थी, उससे जो आय हुई थी, उसका जो टैक्स कटा था, वो देश की प्रगति में काम आएगा। लेकिन जो मेहमान के घर पे उसने मुझे चाय पिलाई, उसका क्या, उसका तो कोई भी टैक्स नहीं भरा हुआ, या उसने सेवा तो प्रदान करी लेकिन उससे उसको कोई आय नहीं हुई, इसलिए उस चीज को मैं आर्थिक गतिविधि नहीं कहूंगा। इसको एक तरीके से और समझिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए कोई टीचर है, वो कहीं पर एक स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको उस चीज का पेमेंट मिलता है, क्लियर। अब जब वो अपनी स्कूल में सेवाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है, सेवाएं प्रदान कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उत्पादन, उससे उसको आय हो रही है, आय भी हो रही है, मतलब उत्पादन भी आ गया, आय भी आ गया। तो क्या ये एक आर्थिक गतिविधि है? बिल्कुल है। लेकिन वही टीचर अपने भाई को घर में पढ़ाए, तो क्या वो अपने भाई से पैसा लेगा? काम वो सेम ही कर रहा है, देखिए, पढ़ा वो वहां भी रहा था, पढ़ा वो यहां भी रहा है, लेकिन दूसरे केस में ये आर्थिक गतिविधि की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे केस में उसको आय नहीं हो रही। क्लियर है? उत्पादन तो हो रहा है पर आय नहीं हो रही। तो ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस चीज को बोलूंगा, जिसमें उत्पादन भी हो और आय भी हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां आखिर करता कौन है? ये आर्थिक गतिविधि करता कौन है? इसको करने वाले ये तीन लोग हैं, और पूरे देश में, किसी भी देश में ये तीन लोग ही हैं जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। गृहस्थ, हाउस होल्ड, ध्यान दें, हाउस होल्ड, ठीक है, यानी जो हाउस होल्ड, गृहस्थ का मतलब ये नहीं है जो घर में रहते हैं, घर में रहने वाले मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि घर में रहने वाले वो लोग जो कंपनियों में जाते हैं, काम करते हैं, अपना श्रम प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में उनकी आय होती है, उनको कहा जाता है गृहस्थ या हाउस होल्ड। तो ये आर्थिक गतिविधि जब करेंगे, इनसे जो भी आय होगी वो देश की अर्थव्यवस्था में काम आती है। नेक्स्ट, कंपनी, व्यवसाय या फर्म। ये अगर कोई कंपनी खोलती है तो उससे जो आय होती है वो भी आर्थिक गतिविधि का हिस्सा होगी, क्योंकि वो भी उत्पादन करके और आय कर रही है। तीसरी है सरकार। सरकार भी क्या कर रही है? देखिए, उत्पादन कर रही है अलग अलग चीजों का, उनके बदले टैक्स लेती है, मतलब आय ले रही है। जैसे सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, जैसे हम बात करें रेलवेज की, रेलवेज में वो सेवा भी प्रदान कर रही है और पैसे भी ले रही है, तो वहां भी उसकी आय तो हो रही है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो आर्थिक गतिविधि करती हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। क्लियर है? आई गेस इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन, प्रोडक्शन। देखिए, अभी हमने देखा आर्थिक गतिविधि में कि उत्पादन और आय दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका होना जरूरी है। तो ये उत्पादन एक्चुअली में है क्या? पढ़िए, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, ध्यान दें, वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। क्या हर चीज को हम उत्पादन बोलेंगे? हर चीज को बताइए। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है गुलाब का,
उस गुलाब के पेड़ में गुलाब का फूल उगा। एक्चुअली में क्या हुआ, उसका उस पेड़ ने उत्पादन किया, लेकिन जब तक मैं उस गुलाब को कहीं उपयोग में ना ले लूँ वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मान लीजिए उसको मैंने तोड़ के और भगवान को चढ़ा दिया, तो क्या ये आर्थिक गतिविधि हुई? नहीं। लेकिन उस फूल को तोड़कर यदि मैंने बेच दिया जिसके बदले में मेरी आय हुई, तो वो एक आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। हम ऐसी कोई चीज नहीं बनाते जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये बोर्ड हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता थी। पहले हमारे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे जिनमें हमें पूरा लिखना पड़ती थी। आज हमारे सामने पहले ही लिखा रहता है, उसको हमें समझाना होती है और उसमें जो चीज़ नहीं है वो हमें लिखनी होती है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, तो हमने बोर्ड बना दिया। क्लियर है? तो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका ही हम उत्पादन करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करने के लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत लगती है। इन 4 चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या हमको ऐसी क्या चीज़ लग रही है जिससे हम उत्पादन कर सकते हैं। तो आप अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह पर रख के देखिए और सोचिए कि आपको मान लीजिए बिस्किट का उत्पादन करना है। ओके, मान लीजिए आपको बिस्किट का उत्पादन करना है। तो बिस्किट का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी, आप खुद से सोचिए। आप खुद से सोचेंगे इस चीज़ को तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगर आपको बिस्किट का उत्पादन करना है तो सबसे पहले आपको ऐसी ज़मीन देखनी पड़ेगी जहाँ पर आप आपकी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगा सकें। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी आप बिस्किट बनाएंगे कैसे? ठीक, तो आपने क्या किया, एक ज़मीन ढूंढ ली। ठीक है साहब, ज़मीन ढूंढ ली, मतलब एक ज़मीन का होना आवश्यक है। क्यों? आप हवा में तो फैक्ट्री लगा नहीं सकते, और अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम पानी में भी फैक्ट्री लगा दें। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल को जो निकालने वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं वो समुद्र में ही लगाई जाती हैं, तो वो एक अलग केस है। उसके बारे में हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आपको अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता है। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजी। चलो आपने ज़मीन देख तो ली, लेकिन उसको खरीदोगे कैसे जब आपके पास पूंजी ही नहीं है? सर हम तो बैंक में जाएंगे और लोन ले लेंगे। अरे तो लोन लेने के लिए भी तो आपको कोई संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो बैंक आपको क्या ऐसे ही चले जाओगे और लोन दे देगी? नहीं, ऐसे लोन नहीं देगी बैंक। चलो आपको बैंक ने लोन एक बार दे भी दिया, मान लो ये बिस्किट की फैक्ट्री बनाना है और ये 2 करोड़ की ज़मीन है, मान लिया। ठीक है, 2 करोड़ की ज़मीन, 2 करोड़ का लोन आपको बैंक ने दे दिया, आपने ज़मीन खरीद ली। अब कैसे बनाओगे बिस्किट? ज़मीन से बिस्किट बन जाएंगे? वो बचपन में बनाते थे, मिट्टी को गीला करके और बिस्किट बना देते थे, वैसे नहीं। तो अब आपको मशीनें भी खरीदनी पड़ेंगी। मशीनें कहाँ से लाओगे? उसके लिए भी पूंजी चाहिए। मतलब अकेला आपके पास भूमि होने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? पूंजी भी लाना पड़ेगा, कैपिटल भी लाना पड़ेगा। मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास जमीन होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास पहले तो होनी चाहिए, तब तो आप फैक्ट्री लगा सकोगे। ठीक है, चलो मान लिया आपने ज़मीन भी खरीद ली, उस पर आपने मशीनें भी लगा दी, ये असेंबली लाइन आपने एक बना ली। ठीक है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और ये बिस्किट बन के बाहर आएगा। लेकिन बिस्किट बनाएगा कौन? बिस्किट बनेगा कैसे? उसको बनाने के लिए सारे तो आप रोबोट लगा नहीं सकते, सारी चीज जगह रोबोट। चलो मान लिया ये मशीन रोबोट्स की हैं, ठीक है, लेकिन उन रोबोट को कंट्रोल करने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई चाहिए। क्या वो कौन चाहिए? आदमी, लेबर, श्रम, जो काम करेगा वो आदमी भी आपको चाहिए, लेबर भी आपको चाहिए पड़ेगी जो इस जगह पर काम करे। क्लियर है ये चीज़? मतलब आपको ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए कि लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, लेबर चाहिए। लेकिन इन सबको करने वाला कौन है? आप। क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं, या कोई भी पर्सन जब तक सोचेगा नहीं कि उसको बिस्किट बनाना है, तब तक ना वो लैंड खरीदेगा, ना वो पूंजी लगाएगा, ना लेबर ढूंढेगा। तो जब कोई एक व्यक्ति
इन तीनों के बारे, मतलब कोई भी चीज करने के बारे में सोचेगा, कुछ उत्पादन करने के बारे में सोचेगा, भूमि, पूंजी और लेबर को एक जगह लाने के बारे में सोचेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। उद्यमी नहीं, उद्यमी। क्लियर? इन तीनों को एक साथ लाने की रिस्क लेने वाला कौन होता है? उद्यमी। तो ये चार चीजें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो। ठीक है, तो हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं किसी भी चीज का? पहले हमने जमीन ले ली, जमीन के बाद क्या हो गया? पूंजी लगा दी, लेबर आ गया, और अब मैं अपना उत्पादन चालू कर सकता हूं। क्लियर है? तो इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि उत्पादन करने के लिए जो मेन कारक हैं वो कौन से हैं? भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम, उद्यमी। क्लियर? आगे चलें। लागत एवं राजस्व, ये थोड़ा इधर हो गया है, कोई बात नहीं, देखिए समझ में तो आ ही जाएगा। मैं बताता हूं आपको क्या है ये। देखिए, ये हैं आपके उत्पादन के कारक जो मैंने अभी आपको बताया: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर? देखिए, ये लागत और राजस्व का क्या सिस्टम है। देखिए, लैंड, मान लीजिए आपने इतना बड़ा लैंड खरीदा नहीं है, ठीक है, चलो खरीदा भी है, तो आपको क्या करना पड़ा? उस लैंड को खरीदने के लिए आपको किसी ना किसी को तो पैसा देना पड़ा। मान लो मुझे एक लैंड खरीदना है, तो पहले से अगर वो भूमि किसी की है तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। मैं क्यों दूंगा? मैं अपना पर्सनल पैसा क्यों दूंगा? पैसा मैं किसके अकाउंट में डालूंगा? कंपनी के अकाउंट में। क्लियर है? यानी अगर वो 2 करोड़ रुपए की जमीन थी तो वो 2 करोड़ रुपए मैंने कंपनी के अकाउंट से निकालकर किसको दिए? जिसकी भूमि थी उसको दिए। क्लियर? मैं एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी में, मतलब मैं कोई कंपनी चालू करने की सोच रहा हूं, तो मैं अपना पर्सनल पैसा लगा रहा हूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं कितना पैसा कंपनी के नाम से लगाना चाहता हूं वो एक अलग चीज है। क्योंकि हो सकता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए हों, लेकिन मैं पूरा 10 करोड़ रुपए कंपनी में नहीं लगा रहा। मैं कितना पैसा लगाना चाहता हूं कंपनी में? मान लो 5 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो कंपनी का पैसा कितना है? अभी 5 करोड़ रुपए है कंपनी के अकाउंट में, जिसमें से 2 करोड़ रुपए मैंने किसको दे दिया? किसको दे दिया? भूमि वाले को। मतलब उसको उसका किराया मिल गया। किसको? प्रदाताओं को। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कौन था इस केस में? जिसकी कंपनी थी, जिसकी भूमि थी, जिसकी भूमि थी उसको उसका किराया मिल गया। लेकिन ये किराया जो है किसके अकाउंट से आया है? कंपनी के अकाउंट से आया है। मतलब जितना पैसा, मान लो ये 2 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट से निकाले हैं और गया किसके पास है ये 2 करोड़ रुपए? जिसकी भूमि थी। मतलब ध्यान दें, जो कंपनी की कॉस्ट आ रही है, जो कंपनी की कॉस्ट आ रही है और जो प्रोवाइडर को राजस्व मिल रहा है वो दोनों बराबर है। ऐसा ही इन सबके साथ भी है, जरा ध्यान दें, ध्यान दें। लेबर आया, ठीक है, लेबर को आपने जितना वेतन दिया, मान लीजिए 10 लेबर आपके यहाँ काम करती है, 10 लेबर को आप प्रत्येक को दिन के 100 रुपए देते हैं, तो कुल आपने कितने दिए? 1000 रुपए दिए। अब आप 1000 रुपए जब वेतन देंगे लेबर को, कुल 1000 रुपए जब वेतन देंगे तो वो आपकी जेब से नहीं देंगे, आप कंपनी के अकाउंट में से निकालकर लेबर को पैसे देंगे। मतलब 1000 रुपए कंपनी के अकाउंट से निकला और वो 1000 रुपए कहां पहुंचा? लेबर के पास। क्लियर? नेक्स्ट, पूंजी। पूंजी, मान लीजिए ये 10 करोड़ रुपए जो थे वो आपके नहीं थे, ये 10 करोड़ रुपए आपने कहां से लिए हैं? बैंक से लोन लिया है। जनरली बैंक से लोन लेके ही कंपनी लगाई जाती है जनरली, ठीक है। तो ये आपने पूंजी ले ली। क्लियर? पूंजी तो ले ली आपने 10 करोड़ रुपए, लेकिन अब बैंक इस पे ब्याज तो लगा रही होगी। तो प्रोवाइडर कौन है इस पूंजी का? बैंक। उसको क्या मिल रहा होगा?
ब्याज, लेकिन इस ब्याज को अपनी जेब से नहीं भरूंगा, कहां से भरूंगा? कंपनी के अकाउंट से। क्लियर है? कंपनी के अकाउंट से यह ब्याज मैं भरूंगा। क्लियर है? अब बात आई मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी में जितना भी लाभ होगा वो पूरा मेरा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी कंपनी है तो पूरा लाभ मैं ही लूंगा। तो पूरा लाभ उद्यमी अगर पूरा लाभ ले रहा है, लाभ दिख नहीं रहा इसके कारण मैं लिख देता हूं, लाभ, जितना लाभ हो रहा है वो पूरा मुझे मिलेगा, लेकिन वो लाभ आएगा कहां से? कंपनी के अकाउंट से लूंगा। क्लियर है? मतलब मैं अगर इन पूरों को ऐड कर लूं और इन पूरों को ऐड कर लूं तो यहां पर जो इसका सम आने वाला है, सम अगर मैं करूं किस किस का? किराए का, वेतन का, ब्याज का और लाभ का, तो यहां जो कंपनी पे कॉस्ट लग रहा है और जो प्रोवाइडर को रेवेन्यू मिल रहा है वो दोनों होंगे बराबर। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंपनी की लागत और प्रदाताओं का राजस्व जो है वो बराबर होता है। ठीक है? इसकी कैलकुलेशंस में आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे कंपनी की लागत और प्रदाताओं का जो राजस्व है वो बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने जितना पढ़ लिया है अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं एक क्वेश्चन से, थोड़ा सा दिमाग पर आप जोर डालिए। ठीक है, और सोचिए इसके बारे में कि किसी भी देश के अमीर या गरीब होने के लिए प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस का होना ही महत्वपूर्ण है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी अगर एक देश है उसमें अगर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है तो वो अमीर हो जाएगा, अगर प्राकृतिक संसाधन उसके पास कम है तो गरीब हो जाएगा। स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है और उसकी समालोचनात्मक परीक्षण करने बोल रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। मतलब इसका आपको बारीकी से परीक्षण करना है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है तो सही के डायरेक्शन में आपको इसका परीक्षण करना है, अगर गलत है तो गलत के डायरेक्शन में इसका परीक्षण करना है। ठीक है, तो आप चाहे तो 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं फिर, लेकिन आप 2 मिनट के लिए पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए किसी देश का, फॉर एनी कंट्री टू बी रिच और पुअर, नेचुरल रिसोर्स इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए अफ्रीका, नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और ये विश्व का, शायद विश्व का सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है, लेकिन सबसे गरीब देश है। सुना है आपने? क्लियर है? नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं। अफ्रीका जो है प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन वो बहुत गरीब देश है। क्यों? भारतों के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अभी उसका नाम रिच कंट्रीज में नहीं आता। लेकिन अमेरिका देखिए, उसके पास संसाधन है, ऐसा नहीं कह रहा कि उसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उसके पास संसाधन कम है, तब भी वो बहुत ही ज्यादा विकसित देश है, रिच कंट्री है। क्यों? कैसे? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके पास कि प्राकृतिक संसाधन है या नहीं। प्राकृतिक संसाधन है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्राकृतिक संसाधन को आप उपयोग कैसे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इकोनॉमिक्स जो अभी मैंने आपको समझाया कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको आप कितने अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। अफ्रीका, उसके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन वो उनको उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो इकोनॉमिक्स सही ढंग से उनमें उपयोग नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण वो सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो देश समृद्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका, उसके पास जितने संसाधन है उसको उसे सही से उपयोग करना आ गया, या वो उनको इस तरीके से उपयोग कर रहा है कि उससे ज्यादा क्या मिले? पैसा। क्लियर है? तो इस चीज पे कतई डिपेंड नहीं करता है किसी भी देश का गरीब या अमीर होना कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन है या नहीं। डिपेंड काहे पे करता है? उस प्राकृतिक संसाधन से आप कितनी अधिक आय सृजित कर सकते हैं, कितनी अधिक आय सृजित कर सकते हैं उन संसाधनों से, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल लिखा है, भारत में कृषि प्रधानता है, गेहूं है, ये गेहूं
तथा चावल के उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। ठीक है, गेहूं और चावल आप जानते हैं भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश अभी गेहूं उत्पादन में बहुत अग्रणी चल रहा है। ठीक है, उत्पादन में नहीं, सॉरी, उसके संग्रहण में बहुत अग्रणी चल रहा है। ठीक है, इस बार तो शायद उत्पादन में भी प्रथम पे आया है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था क्यों अच्छी नहीं हो पा रही, जबकि हम इतनी बड़े बड़े अनाजों में विभिन्न देशों में अग्रणी स्थान पर हैं? क्योंकि हम उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, गेहूं मार्केट में कितने रुपए का मिलता है? कितने रुपए का मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 20 रुपए किलो मिलता है, आई गेस। ठीक, मान लीजिए गेहूं आपको 20 रुपए किलो मिलेगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस गेहूं का 1 किलो गेहूं, इस 1 किलो गेहूं का मैं आटा बना दूं तो यही चीज हो जाएगी आपकी 40 रुपए किलो। ध्यान दें, गेहूं बिक रहा है आपका 20 रुपए किलो, आटा आपका बिक रहा है 40 रुपए किलो। लेकिन अब मैं इसी आटे का बिस्किट बना दूं, आटे से क्या बना दिया मैंने? बिस्किट। तो अब आप सोचिए 1 किलो आटे से कितने बिस्कुट बनेंगे? लगभग 10 पैकेट बिस्कुट बन जाएंगे। 10 पैकेट बिस्कुट अगर बन रहे हैं और एक पैकेट की कीमत अगर 10 रुपए है, तो मुझे 1 किलो आटे से कितनी आय हुई? 100 रुपए। देखिए, जिस चीज से मैं 20 रुपए कमा रहा था, उसी चीज से मैं 100 रुपए भी कमा सकता हूं। जिस चीज से मैं 20 रुपए कमा रहा था, उसी चीज से मैं 100 रुपए भी कमा सकता हूं। तो क्यों ना 100 रुपए ही कमाऊं? जिस चीज से 20 रुपए कमा रहा हूं, क्यों ना मैं उसी से 100 रुपए कमाऊं? अमेरिका यही कर रहा है, और इस प्रोसेस को एक्चुअली में हम बोलते क्या है?